हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर में से सबसे आसान चैप्टर यही है। आराम से समझ में आ जाता है, आराम से क्वेश्चन भी हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग भी बहुत है क्योंकि इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। इसको हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस चैप्टर को वेस्ट से वेस्ट तुम्हें और समझाया जाए कि कुछ क्वेश्चन में एससी वर्मा के, कुछ क्वेश्चन आईरोडोप के, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आईआईटी नीट में आए उनके भी इन्वॉल्व करूँगा और बताऊँगा आखिरकार कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, क्या करना है। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के बारे में पढ़ने मतलब पूरा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, तो इससे रिलेटेड पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं आखिरकार सॉलिड के बारे में, क्योंकि जब तक हम सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें और मज़ा आता जाएगा। कि सॉलिड मतलब कोई सब्सटेंस, मतलब ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब दुनिया का कोई भी मैटर हो, वो किस चीज़ से बना है? एटम से। कहाँ से बना है? एटम से। इसका मतलब है कि हम जो चीज़ हमें सीन दिख रही है, हम नॉन सीन तक उसी कहानी का सफ़र करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग सफ़र इसमें करेंगे, बताएंगे आखिरकार कहाँ क्या इसका मेन मतलब है। अगर क्या नाम है ऐसे सिंपल पढ़ाएं कि इसकी डेफिनेशन लिख लो, उसकी डेफिनेशन लिख लो, तो उतना मज़ा तुम्हें भी नहीं आएगा। इसलिए अपन बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझेंगे, तब बेहतरीन मज़ा आएगा। मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझना है तो इसका मतलब है कि हमें उसके बिल्कुल डीप पॉइंट तक जाना चाहिए, कि जहाँ बिल्कुल उसकी एंड हो जाता है। तो हम लोग वही समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या सिस्टम है क्या नहीं। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ये आयरन का एक ब्लॉक है। क्या है? आयरन का ब्लॉक है। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है? एक आयरन का ब्लॉक है। बहुत प्यार से समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, कोई भी जल्दी नहीं, घबराने कोई समस्या नहीं है। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक है। हम क्या करते हैं कि इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। मतलब छोटा सा टुकड़ा क्या बना होगा? एटम से मिलके बना होगा कि नहीं? अगर कोई भी चीज़ दुनिया की है को एटम से मिलके बनी है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हमने मान लिया कि ऐसे दो एटम इसके आसपास हैं, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है। कन्फर्म है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर ये क्या नाम है आयरन का तुम्हारे पास पीस देखने को मिल रहा है, अगर मतलब ये प्रेजेंट है और सिर्फ इसमें प्योर आयरन है, मतलब प्योर आयरन है, इसका मतलब है कि दो एटम के बीच में, या फिर मतलब कोई भी जो मेटल होता है उनके एटम के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है मेटलिक फोर्स। कौन सा होता है? मेटलिक फोर्स। मेटलिक फोर्स होता है, इसका मतलब है कि वो कौन सा नेचर उसका होता है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एटम में क्या होगी? वो होगी नेगेटिव। धीमे धीमे पूरा सफ़र हम लोग एंड तक पहुंचेंगे, तो मैं बिल्कुल भी हर चीज़ समझ में आती जाएगी। अट्रैक्टिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की है। अगर यही चीज़ रिपल्सिव हो जाए, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की हो जाएगी। फिर पता है ये जो मैट्रिक फोर्स है वो मैट्रिक फोर्स ओवरकम हो जाएगा। धीमे धीमे सारी चीज़ हम लोग बात करते जाएंगे। तो अपन को समझने की बात ऐसी है। देखो, जैसे मान लो ये मान लो रॉड थी। क्या थी? रॉड थी। क्या थी? ये रॉड थी।
पहले हम जिसका देखेंगे, मतलब आखिरकार जब किसी जो खींचते हैं ना वो एक्सटेंशन देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे हम कंप्रेशन में कि आखिरकार एक्सटेंशन और कंप्रेशन में एटॉमिक लेवल पे क्या होता है। क्या होता है कि एटॉमिक लेवल पे एक्सटेंशन और कंप्रेशन में क्या होता है। देखो मतलब हम लोग किसके लेवल पे देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस के लेवल पे। सब चीज़ बताएंगे, लोग घबराने वाली बात नहीं है। अभी तो तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन भी होने की ज़रूरत नहीं है, बस यही थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी मोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा दिखा होगा कि आखिरकार ये क्या है, फलाना ढकाना ढमकाना, बस यही तुम्हें दिक्कत आ गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स कौन सा, ये मेटलिक फोर्स है, मेटल के बीच में जो प्रेजेंट होता है मेटलिक फोर्स होता है। कोई भी अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम, जैसे मान लो पेन, तो इसमें जो पेन अगर प्रेजेंट है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही प्रेजेंट है। अगर रिपल्सिव फोर्स होता है इनके एटम के बीच में तो पेन रहता ही नहीं। तो हम लोग चलो क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरीके से बढ़ते हैं कि मान लो ये कोई भी चीज़ होती है तो बेसिकली बनी एटम से ही है। ए एटम, इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है पिंटू। ऐसी चिंटू पिंटू मतलब ऐसी दोस्ती है इन लोगों की। ये रहे चिंटू, ये रहे पिंटू। वैसे चिंटू के बगल में राजू भी है, श्याम भी है, हर कोई है। जैसे अगर मान लो कोई चीज़ 3D में होती है, अब मतलब पहले 2D में बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चिंटू पिंटू हैं, इनसे भी किसी की दोस्ती होगी, मतलब ऐसे पूरी चेन सी बनी होगी ऊपर नीचे, अपन को इतना समझ। बस अभी हम लोग 1D में बात करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर जैसे मान लो ये एटम है, ये एटम अगर कहीं जाना चाहता है तो ये वाला एटम इसको इसकी पोजीशन पे खींच के रखा है। क्या रखा है, इसको इसकी पोजीशन पे खींच के रखा है। अगर ये एटम कहीं जाना चाहता है तो ये वाला एटम इसको इसकी पोजीशन पे खींच के रखा है। अगर ये वाला एटम ना होता तो ये वाला एटम भाग जाता। क्या होता है, भाग जाता। इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन तो वो देखो सुन आ नहीं सकता क्योंकि रिपल्सिव होने लगेगा। अपन लोग क्या किया, चिंटू को अपन ने बाकी 4 लोगों से घेर दिया है। इसका मतलब है कि अगर इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच में, इन दोनों के फोर्स के बीच में अट्रैक्टिव है। अपन आते हैं 2D में। अगर ये क्या नाम है इस साइड जाना चाहता है तो इसको ये वाला अपनी साइड खींचेगा कि नहीं। और पहली बात है कि आखिरकार एक चीज़ और तुम्हें बताता हूँ, अब सुन रहे हो तो इतना सुनी लो कि तुमने अगर कहीं थोड़ा बहुत भी अगर ग्राफ देखा होगा मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री में, एक जगह तुमने देखा होगा 11th क्लास की केमिस्ट्री में है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है, एटॉमिक रेडियस का एक ग्राफ बनता है। ऐसे ग्राफ बनता है। ये होता है, यहाँ होता है R0, ये R है। ये जो R जो दूरी है वो R इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मतलब होता है बगल बगल के एडजेसेंट एटम। और जो R0 होता है फिजिक्स में से किसी को बोलते हैं नॉर्मल सेपरेशन, नॉर्मल या इक्विलिब्रियम सेपरेशन। और इसी चीज़ को केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। R0 इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है, ये हम लोगों ने कहा है पोटेंशियल एनर्जी U0, मतलब ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमने इतना सा बिल्कुल देख लिया, कोई दिक्कत कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है कि जब ये 2 एटम होते हैं, जब ये पास मतलब दूर दूर हों तो इनमें होता है कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव।
क्या होता है, मतलब देखो ये जहाँ से ऐसा ऐसा ये मतलब डीप में जाता है यहाँ से, मतलब ये सोचो कि यहाँ कुछ है कि मतलब देखो यहाँ क्या है, यहाँ अट्रैक्टिव है, मतलब अगर दूर दूर सेपरेशन तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स और पास पास आते जाएं, क्या आते जाएं, और पास पास आते जाते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब जीरो का मतलब है कि ना अट्रैक्टिव है, ना अट्रैक्शन है, ना रिपल्सन है। इसके बाद यहाँ रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। अगर दो एटम ज़्यादा क्लोज ले आओ तो उनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। रिपल्सन इसलिए स्टार्ट हो जाता है कि आखिरकार हमने देखा है कि न्यूक्लियस बी पॉजिटिव होता है, मान लो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है कि नहीं, और जब दो चीज़ आप पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आती हैं तो उन दोनों में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक दूरी पे तो क्या रहते हैं कि इनका अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। अगर ज़्यादा कोई अगर पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करे, कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, उससे नफ़रत होने ही लगती है। देखो ये एक लिमिट तक तुम आओ तो देखो, एक लिमिट तक आते तो अपनी दोस्ती बनी रहती है। थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते इतना कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम दखलंदाजी ले लिया, तूने मेरा कच्चा पहन लिया, मेरा पैंट पहन लिया, मेरा टूथब्रश यूज़ कर लिया, मेरी बाइक यूज़ कर ली, हो गया, बहुत हो गया। अगर क्या होते हैं, अगर और पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे, मतलब कि मान लो अभी दो लोगों के बीच में कितनी दूरी थी, मान लो R0 की वैल्यू बोल दी हमने 10 मीटर, इतनी होती नहीं है, मान लो अभी दोनों के बीच में थी 10 मीटर। अब मान लो R की वैल्यू हो गई 5 मीटर, मतलब यहाँ हो गई, ये R डैश बोल देते हैं, मान लो 5 मीटर हो गई है। अब बोलें अब इतना हो गया कि अब कहेंगे यार भाई बहुत हद हो चुकी है, अब इसके आगे हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर और भी अगर जैसे ही 5 से कम आने की, जैसे 5 से कम आए होगा, मतलब अगर ये इन दोनों के बीच में अगर 5 से कम सेपरेशन होना स्टार्ट होता है तो इनमें क्या आ जाएगा, रिपल्सन। समझाऊंगा कि रिपल्सन की कहानी कैसे तुम्हें देखने को मिलती है, पूरा समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, इतना से पहले कहानी समझते जाओ। आखिरकार मैं कहानी में क्या कह रहा हूँ। तो हमने क्या देखा कि इतना हम लोगों ने चीज़ देख ली है। देखो ये हमने किसका बनाया था, एनर्जी के फॉर्म में। यही चीज़ अगर हम किस में बना दें, फोर्स के फॉर्म में, तो ये एफ है और ये फोर्स का बनता है कुछ ऐसा। ये आर है, देखो ये जो यहाँ तक होता है ये R0 है, ये R0 है, क्या है, R0 है, याद रखना ये R0 है। इन ग्राफ में इस ग्राफ में थोड़ा ये है क्योंकि ये फोर्स में एनर्जी में R0 है। इतना पार्ट तो होता है कितना, अट्रैक्शन का, और ये जो इतना पार्ट बचा है ये होता है रिपल्सन का। मतलब अगर हद से ज़्यादा कोई क्लोज होने की कोशिश करे तो उससे रिपल्सन, मतलब उससे नफरत सी होने लगती है। अगर दूर जितना बेहतर उतना उतने मोहब्बत कायम रहती है। तो इतना समझ सकते हैं कि आखिरकार यहाँ तक तो हम लोग टॉलरेट कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक तो हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स बनाए रहते हैं। ज़्यादा आना स्टार्ट होता है तो हम लोग रिपल्सन में भी उतर आते हैं। देखो एटम की कहानी कुछ ऐसी है। एटम की कहानी कैसी है, एक GF जैसी, GF नहीं, ये सोच लो महिला मित्र जैसी, ये जैसी महिला मित्र जैसी, महिला मित्र जैसी कि महिला है, मतलब महिला क्या, कोई लड़की है कॉलेज की, स्कूल की, उसे एक लड़का पसंद है। क्या है, पसंद है। इन दोनों में क्या है, फ्रेंडशिप भी है। क्या है, फ्रेंडशिप है। तो ये महिला मित्र क्या चाहती है कि जब ये लड़का दूर जाता है तो ये चीज़ अपने पास ले आती है। क्या होती है, अपने साइड खींच के लाती है। और ये जब लड़का इसके क्लोज आने की कोशिश करता है, क्या, जब ये लड़का इसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो ये महिला इसको दूर भगाती है। इस महिला का कहने का मतलब, इस लड़की का कहने का मतलब है कि एक सेपरेशन मेंटेन रखो, तब तक तो अपनी दोस्ती सही है।
दूर भी नहीं जाना देना चाहती है, ना ही ये पास में आना चाहती है। दूर जाओगे तो अपने पास खींचेगी, अगर पास में ज़्यादा आओगे तो तुम्हें दूर भगाएगी, मतलब एक डिस्टेंस पे तुम्हें रोक के रखना चाहती है। ऐसी कहानी कुछ एटम की है। कैसी ऐसी एटम है? जब ये एटम को कोई, हम लोग ऐसे मान लो ये एटम ये रहा है, ये दो एटम हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मान लो यहाँ तुमने यहाँ ऐसे मान लो ये अपन ने पेन लिया है, हमने इसको ऐसे इस साइड खींच रहे हैं, देखो इस साइड खींच रहे हैं, इस साइड खींच रहे हैं, इसको इस साइड खींच रहे हैं, इसको इस साइड खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको इस साइड खींच रहे हैं, इसको इस साइड खींच रहे हैं। तो ये आखिरकार ये क्यों नहीं जा रहे हैं अलग अलग? क्योंकि ये दोनों एटम एक दूसरे को अपनी साइड खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? अपनी साइड खींच रहे हैं। अच्छी बात तुमने कि चलो हम लोग दूर दूर नहीं जाना चाहते, मतलब क्या है, इतना हो गया है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? अपनी साइड खींच रहे हैं, जिसे बोलते हैं रीस्टोरिंग। जैसे मान लो हमने कहा, अच्छी बात तुम अपने पास पास खींच रहे थे ना, हमने कहा हम क्या करेंगे, हम कंप्रेस करेंगे। इसे हम क्या कर रहे थे? एक्सटेंशन कर रहे थे, मतलब दूर दूर खींच रहे थे। हमने क्या कहा, हम करेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन में हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इस चीज़ को लेंगे और ऐसा दबाएंगे कि भाई ये पूरा, जैसे देखो ये लग ना जाए, ऐसे लेंगे और इसको ऐसे हम अंदर की साइड दबाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? अंदर साइड दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एटम होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या करने? रिपेल करना स्टार्ट, रिपल्सिव फोर्स, मतलब रिपल्सन करने लगेंगे। जब हम दूर खींच रहे हैं तो अट्रैक्शन कर रहे हैं, अट्रैक्टिव नेचर दिखा रहे हैं, और जब हम इनको दोनों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रिपल्सिव नेचर ये शो कर रहे हैं। ये थोड़ा हम लोगों ने क्या किया है, मैंने कोशिश करी कि तुम्हें आखिरकार थोड़ा एटम के लेवल पे समझ में आ जाए। क्या थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत है। एक बार रिवाइज कर लो, मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बताते हैं आखिरकार। अब देखो इतनी जितनी कहानी है समराइज़ करने क्या है। मान लो कोई भी बॉडी होती है 3D में ही होती है, 2D में तो कोई चीज़ होती, मतलब 2D तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें सब 3D में है। क्या है? 3D में है। 2D में तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो हमने क्या समझा है कि हमने मान लिया क्या कि इसको ऐसा खींच रहे हैं। तो हमने क्या कि इसके जो चिंटू मिंटू हैं एक दूसरे को खींचने नहीं देते, क्योंकि ये दोनों आपस में खींचते, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। अगर तुम कंप्रेस करने चाहोगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपल्सिव नेचर शो करेंगे। तो यही होता है कि आखिरकार कोई बॉडी, कोई भी एटम अपनी जगह पे कैसे स्टेबल है, कैसे अपनी, देखो ऐसा समझो कि ये अपन अलग शो कर देते हैं। क्या है? अलग शो है। ये इसके लेफ़्ट साइड है, ये इस साइड है, इस साइड है, एक इस साइड है। एक एटम इसके अप साइड है, ऊपर है, एक एटम इसके नीचे है। तो कहानी कुछ ऐसी है, जैसे ये रहा पेन, ये रहा, ये रहा, एक इस साइड है, एक इस साइड, एक ऊपर एक नीचे, मतलब इसको इन्होंने 6 ही साइड से घेर के रखा है। ऊपर नीचे, इस साइड, उस साइड, इस साइड, इस साइड, मतलब चारों साइड से घेर रखा है। हम क्या करेंगे कि अगर हम इस एटम, मतलब ऐसी कहानी सबके साथ, ऐसे नहीं कि स्पेशल है, ऐसी कहानी इसको भी ये ऐसे घेर के रखे होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। और समझ लो कि इन दोनों में ऐसी क्या है, एक स्प्रिंग सी जुड़ी हुई है। क्या? स्प्रिंग से जुड़ी हुई हैं। हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको खींचेंगे, क्या करेंगे, इसको खींचेंगे तो जितने 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपर नीचे वाले, ये मॉलिक्यूल्स इसको अपनी पोजीशन पर रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आखिरकार क्यों रखने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इनके बीच में एक इंटरनल फोर्स। तो मुझे उम्मीद है कितना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। क्या करते हैं? इलास्टिक एंड प्लास्टिक। देखो इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक, प्लास्टिक पढ़ने से पहले हम लोग क्या समझेंगे आखिरकार रिजिड बॉडी क्या होती है। वैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि रिजिड बॉडी कैसी होती, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ा रहा था रिजिड बॉडी। देखो रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं, रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आए, चाहे तुम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लो।
मतलब चाहे तुम जितना चाहे तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लो, उसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन लिख लो। देखो इसमें रिजिड बॉडी है कि आखिरकार रिजिड परफेक्टली रिजिड बॉडी उसको बोलते हैं जिसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आया, चाहे कितनी भी अमाउंट का हम क्या कर लें फोर्स अप्लाई कर लें, उसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। वैसे कोई भी इस दुनिया में परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। क्या है? कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि तुम दुनिया की कोई भी बॉडी हो उस पर अगर एक अमाउंट की बात फोर्स बढ़ाते जाओगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके शेप एंड साइज में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे देखो ये पेन तुम्हें आयरन का पीस लग रहा होगा, ये आयरन का एक पीस है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत रिजिड है। क्या है? रिजिड बॉडी है। जैसे भी मैं हाथ से ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मुड़ रहा है। जैसे अगर मैं इसी की जगह और कोई चीज़ अगर यूज़ करूँगा, जैसे मान लो ये वायर है, अगर इसको मैं कर रहा हूँ तो देखो ये तो चेंज हो जा रहा है ना। इसको मैं हाथ से कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। लेकिन आखिरकार इसे भी अगर हम बहुत मतलब कम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम इसका अमाउंट फोर्स ज़्यादा करते हैं, मतलब कोई मशीन से अगर हम इसे मोड़ें तो मुड़ जाएगा। मतलब इसके साइज़ में चेंज आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी परफेक्टली रिजिड नहीं है। क्या नहीं है? कोई दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्टली रिजिड नहीं है। अब देखो मतलब कोई भी परफेक्टली नहीं है। जैसे मान लो ये बॉडी है, क्या है? ये बॉडी है, हमारे पास क्या रही? सिंपल सी बॉडी है, 3D में है। हमने मान लो कि इस पर क्या लगाया है, हमने इसको एक्सटेंस लगाया है। मान लो हमने इसे फोर्स लगाया है, फोर्स अप्लाइड किया, मतलब हमने एक अमाउंट अप्लाइड किया, फोर्स किया अमाउंट, पहला स्टेप है। फिर हमने क्या किया है? फोर्स क्या कर दिया? रिमूव फोर्स क्या कर दिया है? रिमूव, मतलब फोर्स हमने अब हटा दिया। जब फोर्स हटेगा तो इसके पास दो कंडीशन है। क्या है? दो कंडीशन है। जैसे मान लो इस चीज़ को हमने ऐसे खींचा, तो मान लो अभी इन दो, ये थी 2 मीटर की लेंथ इसकी, मेरे ऐसे खींच रहे हैं, तो मान लो ये कितनी हो गई है? ये मान लो 3 मीटर की लेंथ हो गई है। मान के चल रहे हैं कि अब सब बताएंगे, घबरा नहीं बेटा, ऐसा नहीं कि हमें पहली बार पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन में कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो क्या है कि इतना हो गया है। चलो 2 क्या 3 मान लेते हैं। 3 कंडीशन है कि जब हमने इसका फोर्स हटाया तो वो जिस पोजीशन पे उसी पे रह जाए, मतलब जैसे इतनी पे इतनी ही रह जाए, मतलब उसमें मतलब हमने फोर्स अप्लाइड किया फिर रिमूव कर दिया और काफ़ी 2-3 घंटे बाद देखा, बहुत टाइम देखा, तो उस जितने पे था उतने पे रह गया, मतलब नो चेंज। क्या था? नो चेंज। कि नो चेंज इन फाइनल स्टेट, इन फाइनल शेप एंड साइज। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हमने लगाया, मतलब हमने इसको 3 मीटर खींच कर गया, 3 मीटर पे ही रुक गया, मतलब उस दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आया। पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रीगेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, मतलब कि जब हमने फोर्स हटाया कुछ देर बाद देखा तो इसके इससे होके इसमें चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। इसकी क्या है? ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन तुम खुद ही समझ गए हो, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है कि ना ही परफेक्टली ये फाइनल स्टेट में रहा, ना ही परफेक्टली ओरिजिनल स्टेट में रहा, ये रहा दोनों स्टेट के बीच में। इसका मतलब है कि आखिरकार ना ही इसका 2 मीटर हुआ, ना इसका 3 मीटर हुआ, लगभग इसका हो गया मान लो 2.5 मीटर हो गया। ना ही ये फाइनल स्टेट में रहा, ना ही ओरिजिनल स्टेट में रहा, ये रहा कोई इंटरमीडिएट स्टेट। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं कि नहीं? इतना समझ लीजिए। अब हम समझते हैं आखिरकार डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। क्या होता है डीफॉर्मिंग फोर्स? इसकी डेफिनेशन लिख लो। देखो नाम से समझते हैं कि डीफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। डिफॉर्म ये बनना है डिफॉर्म से। डिफॉर्म मतलब होता है किसी चीज़ का नक्शा, मतलब किसी चीज़ की हालत ख़राब करना, बिगाड़ देना, उसे कहते हैं डिफॉर्म कर दो। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो।
तो इसी डिफॉर्मिंग को क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं, अप्लाइड फोर्स बोल सकते हैं। फोर्स विच चेंज द शेप या साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अब हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रही सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन। देखो, इफ़ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज़ सेड टू बी इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो अपनी शेप एंड साइज रीगेन कर ले, दोबारा पा ले, उसको कहते हैं क्या, इलास्टिक। जैसे तुमने क्या देखा होगा, रबड़, या फिर वो नहीं आती खींचने वाली बैंड सी आती है, लड़कियां चोटी में लगाती हैं, और बचपन में मूजे में लगाते थे जब सॉक्स ढीले हो जाते थे, वही वाली इलास्टिक की बात कर रहे हैं। इलास्टिक काफ़ी नाम सुना होगा, वो अपना सिंपल था, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिरकार वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसने अपनी ओरिजिनल फॉर्म रिसीव कर ली है, मतलब आखिरकार ओरिजिनल फॉर्म रीगेन कर ली, उस प्रॉपर्टी को, मतलब अगर जैसे मान लो ये बॉडी थी, इस बॉडी ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ली, ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लिया, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर इस बॉडी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाता। मुझे पता है कि ये वाला तुम्हें दिमाग में अभी क्लिक नहीं किया है, कभी सपने देखते हुए, कभी रात में घूमते हुए, कभी दोस्तों के साथ घूमते हुए, मस्ती करते हुए, ये वाला कॉन्सेप्ट चमकेगा तुम्हें, टेंशन नहीं लो, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कितना तुम्हें समझ में आ गया, इसको ध्यान में रखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, ये रही सिंपल सी इलास्टिक बॉडी की आखिरकार परफेक्ट इलास्टिक क्या होती है। परफेक्ट इलास्टिक उस बॉडी को कहते हैं जो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पूरी गेन कर ले और तुरंत कर ले। जैसे हम किसकी बात कर रहे थे, इसकी, कि रीगेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, शेप एंड साइज, मतलब ये हो रही है परफेक्टली इलास्टिक के बारे में। एक धातु होती है जिसे क्वार्ट्ज बोलते हैं, वो लगभग इसी के पास, उसके प्रॉपर्टीज़ के आसपास होती है, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज़ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती है। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है कि आखिरकार इफ़ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज़ सेड टू प्लास्टिक बॉडी। मतलब प्लास्टिक बॉडी उसको कहते हैं कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके साथ प्लास्टिसिटी होती है। इसका मतलब है कि प्लास्टिसिटी जो होती है वो क्या करती है कि उसको फाइनल स्टेट में रोकने की कोशिश करती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए कोशिश करती है। अगर मान लो प्लास्टिसिटी 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि वो फाइनल पोजीशन में ही रह जाएगा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। अगर ये डोमिनेंट है तो प्लास्टिक नेचर शो करेगा, अगर ये डोमिनेंट है तो इलास्टिक नेचर शो करेगा। देखो, जैसे हमने परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पढ़ी है, वैसे ही है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो होती है कि जो अपने ओरिजिनल शेप में, मतलब जो उसका फाइनल स्टेट है उसी में रुक जाए, अपने ओरिजिनल शेप में चेंज नहीं आए। मतलब हम जो यहाँ बात कर रहे थे तो किसकी बात कर रहे थे, परफेक्टली इलास्टिक प्लास्टिक की, परफेक्टली प्लास्टिक के बारे में। देखो, इलास्टिक याद कर लो, इलास्टिक मतलब वही जो लड़कियां चोटी बनाती हैं, जिस चीज़ उसी को याद कर लो। प्लास्टिक अपने आप याद हो जाएगा। प्लास्टिक में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि हमारा दिमाग किस में चलता है, जो हम लोग रियल लाइफ में प्लास्टिक देखते हैं। ये वाला प्लास्टिक और जो तुम प्लास्टिक देखते हो, जो ये प्लास्टिक है, ये इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मुझे पता है कि इलास्टिक प्लास्टिक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी और प्लास्टिसिटी समझ में नहीं आएगी। उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा कि कभी कभार दिमाग में क्लिक कर जाएगा जब तुम कहीं ना कहीं घूमते रह जाओगे। उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे मड, मिट्टी, गीली मिट्टी होती है जहाँ अगर छोड़ दो उसी शेप में रहती है। इसके मतलब पुटी, तो पुटी होती है ना, मतलब मिट्टी की बात कर रहे हैं, वो लगभग इसके आसपास होती है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आपको यहाँ तक पढ़ने में कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।